24 नवंबर 1971 की ठंडी शाम अमेरिका में थैंक्सगिविंग का फेस्टिवल शुरू होने वाला था। लोग अपने परिवारों से मिलने की तैयारी में जुटे थे और देश भर में हवाई यात्राओं का दबाव बढ़ रहा था। उसी दिन पोर्टलैंड से सिएटल के लिए उड़ान भरने वाली नॉर्थवेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 305 में एक साधारण सा दिखने वाला आदमी सवार होता है। वह नीले सूट में और हाथ में एक अटैची था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वह व्यक्ति अमेरिका के इतिहास का सबसे रहस्यमय अपराधियों में से एक बन जाता है और वह था डीबी कूपर। डीबी कूपर का नाम अब एक मिस्ट्री बन चुका है। ना तो उसका असली नाम ही किसी को पता चल पाया और ना ही चेहरा, और ना ही यह कि वह जीवित है या फिर मर भी चुका है। उसने विमान को हाईजैक किया, फिरौती ली और फिर आसमान से कूद गया और तब से आज तक उसका कोई सुराग तक नहीं मिला। इस रहस्य में न केवल एक हाईजैकिंग की कहानी है, बल्कि इसमें जुड़ी है मानव कल्पना, एफबीआई की नाकामी और अनगिनत थ्योरीज। यह ऐसा मामला है जिसने साजिश सिद्धांतकारों, पत्रकारों, लेखकों और आम लोगों को दर्शकों तक अपनी ओर खींचे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं उस दिन की कहानी से जब एक अजनबी ने पूरे अमेरिका को चौंका दिया था। यह घटना शुरू होती है लगभग दोपहर 2 बजे, जब एक 40 से 50 साल का आदमी पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आता है, जिसने एक सफेद शर्ट के साथ काले रंग का सूट और काली टाई पहने हुए था। उसने अपना नकली नाम से एक टिकट लिया होता है और वह नाम होता है डैन कूपर। वह फ्लाइट नंबर 305 में सवार होता है, जो कि एक बोइंग 727 विमान है और उसकी मंजिल थी सिएटल, वाशिंगटन। फ्लाइट में कुल 36 यात्री थे और 6 क्रू मेंबर। यह लगभग 30 मिनट की उड़ान थी। वह व्यक्ति बहुत ही सामान्य लग रहा था, शांत बैठा हुआ था और उसने एक बॉर्बन विस्की का ऑर्डर भी दिया था। थोड़ी देर बाद उसने एक फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाया और एक चीट थी। शुरुआत में अटेंडेंट ने सोचा कि यह फ्लर्ट कर रहा है और चीट को बिना पढ़े जेब में रख लिया। तब उस व्यक्ति ने कहा, मिस, यू बेटर रीड दैट आई हैव अ बॉम्ब। अटेंडेंट ने कांपते हुए चीट पढ़ी और तुरंत विमान के पायलट को सूचना दी। चीट में लिखा था कि उसके पास एक बम है और उसकी मांग थी $2 लाख नकद, 4 पैराशूट और फ्लाइट के लिए फ्यूल, ताकि वो आगे भी उड़ान जारी रख सके। जब फ्लाइट सिएटल की ओर जा रही थी, तब कूपर ने अपना ब्रीफकेस खोला और अटेंडेंट को अंदर झांकने दिया। उसमें लाल और काले तारों से जुड़ी 8 सिलेंडर जैसी चीजें थी, जो एक बम के जैसे लग रही थी। पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एफबीआई को सूचित किया। अधिकारियों ने कूपर की सभी मांगे मानने का निर्णय लिया ताकि यात्रियों की जान बचाई जा सके। जैसे जैसे विमान सिएटल की ओर आगे बढ़ा, नीचे जमीन पर एफबीआई और स्थानीय पुलिस उसकी तैयारी कर रहे थे। जब फ्लाइट सिएटल पहुंची तो वह शाम के लगभग 5:39 का समय था। कूपर ने पायलट को विमान को एक अलग और सुनसान स्थान पर रोकने के लिए कहा। विमान लैंड करते अधिकारियों ने $2 लाख नकद, 4 पैराशूट और फ्यूल देने की व्यवस्था की। कूपर ने सभी यात्रियों को विमान से उतरने दिया, लेकिन उसने 4 क्रू मेंबर वो अपने साथ रख लिया। कूपर ने पायलट को कहा कि विमान को मैक्सिमम 10,000 फीट की ऊंचाई पर और कम से कम गति से उड़ाया जाए। उसने यह भी कहा कि विमान को सिएटल से मैक्सिको के लिए उड़ाया जाए, लेकिन रास्ते में रिफ्यूलिंग के लिए कुछ जगह स्टॉप होंगे। फ्लाइट टेक ऑफ करती है और कुछ समय बाद रात के ठीक 8 बजे के करीब कूपर पीछे जाता है और विमान के पीछे का दरवाजा खोलता है, जो कि बोइंग 727 में संभव था क्योंकि उसमें एक AFT स्टरवे होती है। अचानक हवा और दबाव से विमान झटका खाता है। पायलट और बाकी क्रू को समझ में आता है कि डीबी कूपर कूद चुका है। अंधेरे, ठंड और तेज हवा के बीच विमान को सुरक्षित वापस लाया जाता है। एफबीआई और अन्य एजेंसियां कूपर की तलाश में रात भर जुट जाती है, लेकिन ना तो उसका कोई सुराग मिलता है और ना ही पैराशूट, ना पैसे और ना ही उसका कोई शव मिलता है। पूरे इलाके की तलाशी ली जाती है। संभावित गिरने वाले क्षेत्र को मैप किया जाता है, लेकिन एफबीआई का हर प्रयास विफल होता है। 24 नवंबर 1971 की रात को जब डीबी कूपर ने हवा से छलांग लगाई, उसी समय से एफबीआई ने इस मामले को नोरजैक यानी नॉर्थवेस्ट हाईजैकिंग के नाम से फाइल में दर्ज कर लिया। यह इतिहास का एक मात्र ऐसा मामला था जिसमें एक हाईजैकर ने फिरौती लेकर प्लेन से कूदकर भागने में कामयाबी हासिल की। एफबीआई को शुरू से ही यह एहसास था कि यह कोई साधारण अपराध नहीं है, यह एक अच्छे प्लान, एक टेक्नोलॉजी के जानकार और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण का प्रदर्शन था। जांच के शुरुआती हफ्तों में एफबीआई ने
कई प्रमुख सबूत इकट्ठा किए, जैसे ऊपर की सीट पर छोड़ी गई क्लिप ऑन टाई, एक सस्ती काली टाई जिसमें टाई क्लिप भी थी। टाई पर बाद में माइक्रोस्कोपिक धातु के कण पाए गए जो इंडस्ट्रियल वातावरण से जुड़े थे। फ्लाइट अटेंडेंट और यात्रियों ने उसकी उम्र, कपड़ों और व्यापार की जानकारी दी। सभी डॉलर नोटों के सीरियल नंबर लिखे थे ताकि उसके चलन में आने के बाद उसे पहचाना जा सके। कूपर ने जिस समय कूदने का निर्णय लिया उस वक्त तेज हवा, बारिश और अंधेरा था। FBI और स्थानीय पुलिस ने अनुमानित क्षेत्र वाशिंगटन और ओरेगन के जंगलों में हेलीकॉप्टर, कुत्ते और पैदल दस्तों से तलाशी ली, लेकिन कूपर, उसके कपड़े या पैराशूट का कोई भी निशान नहीं मिला। माना गया कि वह गिरकर या तो मर गया होगा। FBI का यह मानना था कि इतनी ऊंचाई से कूदना बिना रोशनी के घने जंगलों में और ठंडे मौसम में किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए असंभव था। लेकिन फिर सवाल था, अगर वह मर गया तो उसका शव क्यों नहीं मिला? FBI ने कूपर के मरने की संभावना को खारिज नहीं किया, लेकिन एक इंसिडेंट ने फिर से सबको चौंकाया। 1980 में एक 8 साल का बच्चा कोलंबिया नदी के किनारे बालू में खेल रहा था। उसे वहां $5,800 के 3 बंडल मिले, ठीक वही सीरियल नंबर जो DB कूपर को दिए गए थे। लेकिन यह पैसा नदी में कैसे पहुंचा? अगर वह मर गया तो बाकी पैसे कहाँ गए? अगर जिंदा है तो ये पैसे कहाँ से गिरे? यह घटना फिर से जांच को जिंदा कर गई, पर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। 45 साल की जांच के बाद FBI ने 2016 में आधिकारिक रूप से केस को बंद कर दिया। FBI ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि हमने हर तकनीक का इस्तेमाल किया, फिंगरप्रिंट, DNA, पॉलीग्राफ, पर हमें कोई निश्चित पहचान नहीं मिली। हालांकि केस बंद हुआ, पर यह मिस्ट्री आज भी जिंदा है कि DB कूपर कहाँ है, जिंदा है या फिर मर चुके हैं। आपको क्या लगता है, DB कूपर जिंदा है या मर चुके हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।